हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, 60 नंबर की पूछी जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा रोल होता है आपको पेपर 2 में एसएसटी का पास कराने में, इसलिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं प्लस सिलेबस के अनुसार एमसीक्यू सभी आपको करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। देखिए, जितना भी हमारे पास समय बचा है उसी में इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको करवा देंगे। आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको देखिए ध्यान से पढ़ना है। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे, और प्लीज़ देखिए आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से हुई है? तो डेमोक्रेसिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में किन दो शब्दों से हुई है? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, डेमोज और क्रेटिया से हुई है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई है, तो डेमोज और क्रेटिया से हुई है। देखिए समझते हैं। देखिए, डेमोक्रेटिया का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में जनता होता है, और क्रेटेस का अर्थ होता है शासन या शक्ति होता है, यानी जनता का शासन होता है। डेमोक्रेटिया का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, यह प्रसिद्ध कथन किसका हो जाएगा? तो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यह प्रसिद्ध परिभाषा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1863 के अपने ऐतिहासिक गेटिसबर्ग संबोधन के दौरान दी थी। यह देखिए लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को सबसे सरल शब्दों में समझाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 326 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। देखिए समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 326 इसके तहत भारत के हर वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, 61वां संविधान संशोधन द्वारा यह ऐतिहासिक संशोधन 1989 में लागू हुआ था, जिसने युवाओं को 18 वर्ष की आयु में ही मतदान का अधिकार दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग सेकेंड हो जाएगा। भाग सेकेंड भारतीय संविधान का नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आज के सेशन में जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी पॉलिटी के हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के क्लास में आपकी पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा देखिए कवर हो जाएगी। देखिए, भाग सेकेंड में भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के नियम दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में नागरिकता अधिनियम पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1955 में पारित किया गया था। भारत में नागरिकता अधिनियम पहली बार 1955 में पारित किया गया था।
देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में यह कानून पहली बार 1955 में बना था और इसके तहत नागरिकता पाने के 5 तरीके थे। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। यह कानून पहली बार 1905 में बना था। इसके तहत देखिए नागरिकता पाने के 5 नियम बताए गए हैं, तो वह देखिए आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त मिला है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 11 से मिला है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिला है। देखिए, अनुच्छेद 11 के तहत यह अनुच्छेद हमारी संसद को यह विशेष अधिकार शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता के अधिकार उसे देने या छीनने से जुड़ा कोई भी नया कानून बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। 1955 के तहत भारतीय नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं। तो पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण द्वारा या देशीकरण द्वारा हो जाएगा, और चौथा देखिए प्राकृतिक रूप से हो जाएगा, और 5वां हो जाएगा किसी विदेशी क्षेत्र के भारत में विलय द्वारा हो जाएगा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यह 5 नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, 4th स्टेट कहा जाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीडिया प्रेस को कहा जाता है। मीडिया प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। देखिए समझते हैं। देखिए, लोकतंत्र के 3 औपचारिक अंग होते हैं। पहला है विधायिका जो कानून बनाती है, इसका कार्य होता है कानून बनाना होता है। और देखिए दूसरा है कार्यपालिका होता है, इसका कार्य होता है कानून को लागू करना होता है। और देखिए न्यायपालिका होता है, कानून की रक्षा करते हैं। और देखिए लोकतंत्र की पारदर्शिता और जनहित को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मीडिया प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता खो देगा, वह क्या करेगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी देखिए भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम धारा 9 के तहत भारत में एकल रूपी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। जैसे ही कोई नागरिक अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो भारत में देखिए एकल रूपी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, तो याद रखिएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी देखिए भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो भारतीय लोकतंत्र में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लागू किया गया था? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए लागू किया गया था। देखिए समझते हैं। देखिए वर्ष 1992 में किए गए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थानों ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज देखिए पारित किया गया था और इसमें देखिए भाग 9 जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे आवश्यक हो जाएगा? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व होगा तो जागरूक और शिक्षित नागरिक का होना हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र जनता का शासन होता है। जब तक देश के नागरिकों अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जागरूक और शिक्षित नहीं होंगे तब तक वे सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर पाएंगे और लोकतंत्र सफल नहीं होगा तब तक। तो लोकतंत्र के लिए एक जागरूक जनता का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रम्बल में भारत को मुख्य रूप से क्या घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य घोषित किया गया है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल पाठ और 42वें संविधान संशोधन के बाद भारत को आधिकारिक तौर पर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा देश होता है? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन आधुनिक उदाहरण है, जहां देश के नागरिक जनमत संग्रह और पहल के माध्यम से सीधे कानूनों और नीतियों के निर्माण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? तो भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका होती है संविधान की रक्षा करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखना होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका होती है संविधान की रक्षा करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखना होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना होता है और संविधान के रक्षक के रूप में नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर रिट जारी कर उनकी सुरक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन किया गया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। देखिए, समझते हैं। देखिए, वर्ष 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी गई है और संविधान में भाग 9A तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है तो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय वरीयता अनुक्रम के अनुसार भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक और प्रमुख भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। देखिए, आप लोगों की लाइक शेयर की संख्या बहुत कम रहती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करिए। और देखिए, जितने भी लोग मेरी SST की पेपर 2 की क्लास नहीं देखे हैं अभी तक प्लेलिस्ट में, उसको जाके ज़रूर देख लेंगे। अगर आपको पेपर 2 क्लियर करना है तो जितने भी देखिए क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। इसलिए देखिए, जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट की क्लास है, अगर पेपर 2 क्लियर करना चाहते हैं तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। 2 स्पीड में कर ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट में एक अच्छा स्कोर बन सके, क्योंकि देखिए आपकी वैकेंसी आने वाली है, सुपर टेट आने वाला है। अगर आपको सुपर टेट देना है
तो देखिए आपको यूपी टेट निकालना अनिवार्य है, इसलिए अपना जी जान लगा दीजिए और अपना यूपी टेट क्लियर कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विपक्ष की सबसे मुख्य भूमिका क्या होती है? तो लोकतंत्र में विपक्ष की सबसे मुख्य भूमिका होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाना होता है। लोकतंत्र में विपक्ष की सबसे मुख्य भूमिका होती है, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना होता है और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाना होता है। देखिए लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का मुख्य काम होता है सरकार की मनमानी पर रोक लगाना होता है और उसकी कमियों को उजागर करना और जनता के अधिकारों की रक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकतंत्र के मूल ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर रूस से लिया गया है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में लोकतंत्र के मूल ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में शामिल मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा सोवियत संघ अब जो है रूस के संविधान से प्रेरित होकर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, भाग 3 होता है। तो भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है जो नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है तो भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है जो देश में संसद और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन प्रणाली पार्लियामेंट सिस्टम में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली पार्लियामेंट सिस्टम में कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विधायिका संसद के प्रति जवाबदेही होती है। तो आपका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 6 महीनों का अंतर होना चाहिए। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम समय होना चाहिए, तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि साल में कम से कम 2 बार संसद का मिलना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी कानून दिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी कानून दिए गए हैं भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। देखिए, भारत में लोकसभा का सदस्य या देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए और 18 वर्ष होनी चाहिए। तो भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। और देखिए, 21 वर्ष होनी चाहिए यह स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु होती है, तो वह 21 वर्ष होती है। और 30 वर्ष होती है तो यह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। जो 30 वर्ष का हो जाता है तो वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है? तो वह देखिए 12 सदस्यों को। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान से पहले प्रायोगिक तौर पर लागू की गई थी? तो किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो वह देखिए राजस्थान में लागू की गई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारत में आधुनिक पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य होता है तो वह देखिए राजस्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो वह देखिए हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्राप्त करता है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है? तो भारतीय संसद पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। भारतीय संसद पार्लियामेंट बनती है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और देखिए निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। यह देखिए तीनों संसद के 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री CM की नियुक्ति कौन कराता है? तो भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री CM की नियुक्ति कराता है तो वह देखिए राज्य का राज्यपाल कराता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री सीएम की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल गवर्नर करवाता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। देखिए, आज के सेशन में जितने भी एसएसटी के क्वेश्चन लिए हैं सभी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो देखिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसका रिवीजन 1 से 2 बार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी देखिए क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना पेपर 2 क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन RIT अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था जो लोकतंत्र में पारदर्शिता लाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005 हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यह ऐतिहासिक कानून देश में पारदर्शिता लाने के लिए 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरीके से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी जो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो वह देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सुचित्रा कृपलानी हो जाएंगी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय की होती है? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? तो वह देखिए त्रिस्तरीय होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों की होती है। उत्तर प्रदेश में बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। एक ग्राम पंचायत पर होती है, दूसरी क्षेत्र पंचायत पर होती है, तीसरी होती है जिला पंचायत पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा लोअर हाउस के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 सदस्य चुने जाते हैं। देखिए, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, जिसकी संख्या 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद में कुल कितनी सीटें हैं जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 100 है। 100 उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल सीटें हैं जो भारत के किसी भी राज्य से सबसे अधिक हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन यानी विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं जो देश में सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल गवर्नर कौन थी जिन्हें भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव भी प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, सरोजनी नायडू हैं। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश के भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं जिन्होंने उत्तर प्रदेश तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय शहरी प्रशासन के अंतर्गत कुल कितने नगर निगम हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, 17 नगर निगम हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय और शहरी दोनों मिलाकर कुल 17 नगर निगम हैं। देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम क्रियाशील हैं, जिनमें 17वां नगर निगम शाहजहांपुर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ स्थित है और इसकी खंडपीठ कहाँ है? तो वह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मुख्य न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज में है और खंडपीठ लखनऊ में है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय मूल रूप से इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1866 में हुई थी। इसकी एक अस्थायी खंडपीठ राज्य की राजधानी लखनऊ में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या सीटें कितनी हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 403 है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की सीटें 403 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, 33%। कुल सीटें 1/3 आरक्षित की गई हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33%, 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा अपर हाउस के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा अपर हाउस के लिए कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, 31 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उच्च सदन के लिए सबसे अधिक चुने जाते हैं, 31 सदस्य चुने जाते हैं, और 80 सदस्य लोकसभा निम्न सदन के लिए चुने जाते हैं। और देखिए, 12 सदस्य चुने जाते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। और देखिए, 100 सदस्य उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7वां स्थान हो जाएगा। 7वां स्थान हो जाएगा भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से सबसे बड़े देश हैं रूस है, कनाडा है, और चीन है, अमेरिका है देखिए, और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पे भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो भारत में स्थित है? तो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो भारत में स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन अरावली है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है जो भारत में स्थित है। और देखिए, हिमालय जो है, हिमालय नवीन पर्वत माना जाता है। और देखिए, सतपुड़ा माना जाता है, सतपुड़ा यह माना जाता है ब्लैक पर्वत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा होना घटित होती है? तो वायुमंडल की किस परत में मौसम की सभी संबंधी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा घटित होती है? तो वह देखिए क्षोभ मंडल में होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मध्य मंडल तीसरी परत होती है जिसमें उल्कापिंड आने से जल जाते हैं। और देखिए, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली किस नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो वह देखिए ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश एमपी से घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश और एमपी से घिरा हुआ है? तो वह देखिए ललितपुर हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपके एसएसटी पेपर 2 में उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए देखिए आपको उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है? तो भारत के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है? तो वह देखिए गुप्त काल को कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंग सांग किस भारतीय राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो वह देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंग सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेंग सांग आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट का संबंध मुख्य रूप से किससे है और इसके प्रणेता कौन है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वन संरक्षण और सुंदरलाल बहुगुणा हैं। तो चिपको आंदोलन का संबंध है तो वन संरक्षण से है और इसके प्रणेता हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ एकीकृत रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण की कक्षा में यदि कोई छात्र किसी समस्या का समाधान खुद खोजता है तो शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। छात्र का मार्गदर्शन करना चाहिए और उसके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी मानी जाती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी मानी जाती है? तो वह देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मानी जाती है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा ब्रिटेन इंग्लैंड से ली गई है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है तो वह देखिए ब्रिटेन इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है जिसका नाम अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? तो वह देखिए कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी कानून दिए गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी देखिए आपको यह क्वेश्चन करवा चुके हैं तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी को बताना है। तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, आपके स्कोर आज के सेशन में कितने सही बने हैं। और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। देखिए जितनी भी टाइम आपके पास बची है उसका उपयोग अच्छे तरीके से करिए, जितना हो सके रिवीजन करिए, अच्छे से सभी सब्जेक्ट को कवर करिए। और देखिए आपको CDP भी करवा रहे हैं, CDP और प्लस देखिए हिंदी और देखिए SST तीनों करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास मेरी मिस ना हो, क्योंकि जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी।